चलिए, तो अब तक जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सबको गुड आफ्टरनून और रंग पंचमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रंग पंचमी मनाना ज़रूर है, लेकिन इस क्लास के बाद बहुत से लोग क्लास में नहीं होंगे, उसके बाद भी सोच रहे होंगे, क्लास में नहीं हैं उसके बाद सोच रहे होंगे कि यार पापी प्रकार का टीचर है, अपराधी टीचर है, रंग पंचमी को उसको शर्म नहीं आई कि क्लास लगा लिया। अरे भाई, रंग पंचमी को खाना नहीं खाओगे क्या? रंग पंचमी को सोओगे नहीं क्या? तो जब हमारा प्राथमिक काम ही अभी इंदौर भेजा गया है या दिल्ली भेजा गया है पढ़ने के लिए, तो फिर इसी को प्राइमरी रखना है, इसके बाद ही दूसरा कुछ रखना है। कई लोग जाके राजवाड़ा में मस्त लेटे होंगे बिछा के, बताया था ना सुबह, और वो लोग आज क्लास में हैं भी नहीं, देख लो। खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़ेंगे। एक बार क्या पढ़ना है देख लेते हैं। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अच्छा, आज के लिए सिर्फ मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना आधे घंटे 20 मिनट अलग से लगा के मैं इस पर सारा डायग्राम फ्लो चार्ट बना लूँ, जिससे कि समय थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा अपना। लेकिन फिर ऐसा लगा कि आप ही लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में तुलना करते समय यही तो बोलते हैं कि ऑनलाइन में पीपीटी चल जाता है, लिखा लिखाया रहता है, साथ लिख नहीं पाते हैं, बोल के लिखवाते नहीं हैं। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे रेगुलर क्लास चलती है ऑफलाइन जैसा, तो ऑफलाइन जैसा ही चलेंगे। तो मैंने कुछ भी बोर्ड पर पहले से लिखा नहीं। लेक्चर क्या है? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत प्री मेंस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, चाहे वो वनडे को हो, चाहे सिविल सर्विसेज को हो, जहां सामान्य अध्ययन है, सबके लिए काम का है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। और इस विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में अब तक लेक्चर हो चुके हैं 10 लेक्चर अभी इस पर हो चुके हैं। सभी लेक्चरों का औसत समय निकाला जाएगा तो लगभग 1.5 घंटे होगा। औसत की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ 2 घंटे के भी हैं, कुछ 2 घंटे से ज़्यादा के भी हैं। औसत 1.5 घंटे का होगा। लेक्चर 10 पढ़ लिए हैं। आज का लेक्चर होगा लेक्चर 11, ये आज का लेक्चर है। और इस 11 लेक्चर जो ये है, ये 10वां लेक्चर में हमने एक टॉपिक डाला है क्या? विलयन के बारे में। विलयन टॉपिक था, विलयन। उसके बाद निलंबन, और निलंबन अशुद्ध पदार्थ के बारे में, निलंबन और कोलाइडी विलयन। जो हमारे जीएस में जितना आवश्यक है सिर्फ उतना पढ़ेंगे, लेकिन समझकर पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन, कई बातें आपको यहाँ समझने को मिलेंगी। कोलाइडी विलयन, या विलयन न बोलकर कोलाइडी मिश्रण ही बोले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंग्लिश में सॉल्व बोल देते हैं केवल। कोलाइडी मिश्रण, ये एक टॉपिक बनाकर हम पढ़ रहे हैं। तो इसका पार्ट 1, लेक्चर 10 इसका क्या था? पार्ट 1 था। इसका पार्ट 1 था लेक्चर 10। आज इसी का पार्ट 2 होगा, इसी टॉपिक का पार्ट 2 होगा, लेक्चर 11। और उसके बाद कल की क्लास में इसका पार्ट 3 करेंगे, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये हमारे लेक्चर का टॉपिक है विलयन, निलंबन, कोलाइडी मिश्रण। और फिर जो तीसरा टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे जब विलयन और मिश्रण बन ही गया है तो उनको आपस में अलग कैसे करें। ये भी हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हैं। बहुत कुछ चीज़ें वहाँ हम समझेंगे कि किस तरीके से विलयनों को, मिश्रणों को के जो घटक हैं उन घटकों को आपस में अलग कर सकते हैं। वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा। आज का लेक्चर हम लोग कल की क्लास को जस्ट आगे बढ़ाएंगे, रिकैप नहीं करने वाले, रिकैप करेंगे, समय लगेगा। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे विलयन के प्रकार। कल हम लोग पढ़ रहे थे कुछ गुणवत्ता बढ़ा दिए हैं क्या? बहुत अच्छा, चलिए आवाज़ अच्छी आ रही है तो बहुत बढ़िया है।
वीडियो भी क्लियर आना चाहिए। टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, विलयन के प्रकार पढ़ रहे थे, और विलयन के प्रकार हम कई आधारों पे बात कर लिए थे। किन आधारों पर बात किए थे? तो हमने विलायक के आधार पर देख लिया था, फिर विलेय और विलायक दोनों के आधार पर देख लिया था। उसके बाद हमने जल को बोला था कि जल क्या है, यूनिवर्सल विलायक है। क्यों? कुशवाहा जी कल पूछे थे कि सर क्यों, तो मैंने बताया था कि जल ऐसा विलायक है जिसमें बहुत अधिक चीज़ों को घोला जा सकता है। मतलब एक नहीं, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को उसमें घोला जा सकता है, सबको नहीं घोला जा सकता। कल बताया था अधिकतम चीज़ों को घोला जा सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल विलायक कहते हैं। और उसके आधार पर हमने कल दो प्रकार के विलयन के प्रकार देखा था। एक एक्वस था, आज इंग्लिश ही केवल लिखूंगा, एक्वस विलयन या एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा था नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या थे, क्या एग्जाम्पल था, पीछे के लेक्चर में जाके आप देखें। आज इसी टॉपिक को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, और सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सांद्रता। तो आज का टॉपिक शुरू हो गया है इस लेक्चर का, सांद्रता। और सांद्रता को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। आप चाहो तो लिखो विलयन की सांद्रता, और आप लोग कोशिश करें कि मेरे साथ लिखेंगे। जहां लगेगा कि रुकना, वैसे भी हर बात को तो समझ के लिख रहे हैं, जहां लगेगा कि मुझे बोल के लिखवाना है वहां मैं बोल के आपको लिखवाऊंगा। अभी आप हेडिंग डालेंगे। आज के लेक्चर का हेडिंग कल यहीं पर क्लास खत्म हुई थी, विलयन के प्रकार, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, और उसके जस्ट आगे क्लास शुरू कर रहे हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपको बोलना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता होती क्या है इसको समझो पहले। सिंपल सी बात, ये बोतल है मेरा, और इस बोतल में अगर मैं ग्लूकोज डालता हूं तो ग्लूकोज एक चम्मच डाल दिया, इतना पानी इतना ही है, एक चम्मच ग्लूकोज डाल दिया और इसको मिला दिया, विलयन बन गया। किस प्रकार का विलयन बना, क्या बना, सब पीछे पड़े हैं। अब इसके बाद इसमें से इसको निकाल के ग्लास में रख लिया, और फिर इतना ही पानी रखा, और उसमें वही ग्लूकोज के डब्बे से 5 चम्मच इसमें डाला, और फिर घुला दिया इसको आपस में। तो बोलेंगे क्या कि इतने ही, ये विलायक, पानी विलायक है ना, सॉल्वेंट है, तो इतने ही विलायक में जब 5 चम्मच विलेय मिलाए हैं तो विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। 5 चम्मच वाले में विलेय ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सांद्र है, गाढ़ा है। और जो पहले इतने में ही 1 चम्मच डाल के बाहर रख दिया था, उसको देखेंगे तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम है, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या कम है, इसलिए विलयन तो वो भी है, लेकिन उस विलयन में विलेय की मात्रा कैसी है, कम है। तो हम बोलेंगे कि वो पतला है, तनु है, और इसको हम बोलेंगे ये क्या है, सांद्र है। इसमें सांद्रता, इसकी सांद्रता ज़्यादा है और उसकी सांद्रता कम है, तो इस बात को सांद्रता बोलते हैं कि विलायक में विलेय कितनी मात्रा में घुला है। और विलायक के बारे में मैं आपको इतना डिटेल में, और विलेय के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि विलेय और विलायक क्या होता है, अलग अलग तरीके से परिभाषा बताकर, कि वहाँ जाके अगर आप देख लेंगे तो विलेय विलायक कभी नहीं भूलेंगे, और यहाँ मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो सांद्रता के बारे में आप समझ गए ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी चीज़ में विलायक में विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है, उस मात्रा के आधार पर हम क्या करते हैं, सांद्रता निकालते हैं। ज़्यादा घुली है तो ज़्यादा सांद्र है, कम घुली है तो कम सांद्र है। तो अब इसको लिखिए, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, यह आपको दिमाग में रखना है कि निश्चित मात्रा लेनी है। ऐसा नहीं कि
5 चम्मच जब ग्लूकोज डाले हैं तो उस समय पानी को 1 गिलास से बढ़ाकर 5 गिलास कर दें, तब बात नहीं बनेगी। इक्वल मात्रा में समझ में आएगा। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, लिखिए, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, और बेहतर यह होगा कि आप निश्चित ताप पर भी लिख लो, क्योंकि तापमान पर भी ये बात बिगड़ेगी। अगर उतने ही द्रव का तापमान बढ़ा देंगे ना, तो विलयन बन ही क्या रहा है। जो विलेय के अणु है ना, जो विलेय के अणु हैं, कल बताया था मैंने आपको, विलेय के अणु क्या हो रहे हैं, विलायक जो है, विलायक चाहे ठोस द्रव गैस कुछ भी हो, पिछली क्लास में जाकर देखो तो हमको पता है कि ठोसों के बीच में भी थोड़ी बहुत जगह होती है, द्रवों के बीच में जगह दूर दूर और ज़्यादा होती है, पहले पढ़ा चुका हूँ। गैसों में तो और भी बहुत ज़्यादा। तो इनके बीच का जो जगह है ना, इसी जगह में विलेय के अणु क्या आके मिल जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं। तो वही बोला जा रहा है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो आपको पता है ताप बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी, तो और थोड़ा सा विलेय इसमें भरे जा सकते हैं। इसलिए परिभाषा में निश्चित ताप भी देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लिखेंगे किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर, तापमान को इधर उधर मत करो, तो निश्चित ताप पर, जो भी तापमान रहे, निश्चित ताप पर घुली हुई विलेय की मात्रा को, घुली हुई विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की, या जो भी विलयन है, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अगर किसी को कोई समस्या तो कमेंट में लिखिए। मैंने बोला कि विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर घुली हुई विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक निश्चित ताप पर विलायक के, और एक ये बोल रहे हैं कि नहीं, तो एक निश्चित ताप भी आपको मेंटेन रखना है। ताप को कम ज़्यादा करेंगे तो बिगड़ जाएगी बात, कम करेंगे तो कम घुलेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा घुलेगा। अभी आगे देखेंगे हम, वो विलेयता के गुण में देख लेंगे। लेकिन यहाँ भी आपको तापमान जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो घुलने वाली मात्रा हमारी विलेय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा घुल सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, और हमारा आधार पढ़ने का क्या है, पिछली क्लास में बता दिया हूँ। एनसीईआरटी की किताब क्लास 9th, और क्लास 9th का विज्ञान का, डेफिनेटली विज्ञान ही है ये, इतिहास तो दिख नहीं रहा है, तो विज्ञान का चैप्टर 2, चैप्टर 2 नहीं मतलब चैप्टर 2 वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। उसमें जाओगे तो आपको ये मिलेगा, और उसमें आपको भले ही 9th क्लास की किताब है, आपको 1-2 सूत्र भी बताएगा, 1-2 सूत्र भी बताएगा कि किस क्या क्या इसके सूत्र होते हैं, सांद्रता निकालने के फॉर्मूले क्या हैं। लेकिन जीएस में हमें सांद्रता को निकालने के फॉर्मूले के बारे में नहीं समझना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, कि क्या क्या चीज़ें इसमें, इसकी परिभाषा क्या है, और क्या बेसिक चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो इसके जस्ट नीचे आप एक लाइन और लिखो, जो प्रीलिम्स में या मेंस में कभी आपको मिल जाए। किसी विलयन की सांद्रता को, किसी विलयन की सांद्रता को, किसी विलयन की सांद्रता को, किसी विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यह आपको दिमाग में रखना है। मात्रात्मक रूप मतलब कितनी मात्रा में हम विलेय को घोल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आप जाके इस जब पढ़िएगा ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, तो वहाँ देखिएगा फॉर्मूला दिया रहेगा
ऊपर लिखा रहेगा विलय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा इंटू में 100% में निकालने की बात करेगा। तो हम लोग फॉर्मूले पर नहीं जा रहे हैं, फॉर्मूले की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। अब जैसे ही हम विलयन की सांद्रता के बारे में समझ गए हैं, तो इस सांद्रता को आधार बनाकर हम चाहें तो विलयन का वर्गीकरण और भी कुछ प्रकार में कर सकते हैं, तो उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बार बार केमिस्ट्री में हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये वाली बात मिटा रहा हूँ और जस्ट इसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। देखो, जो चीज़ पहले आवश्यक है हम उसको समझ रहे हैं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बातें पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट मैंने अभी ये नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सबसे पहले ही किताब में लिखा रहता है, लेकिन पहले की अगर मैं बताता तो आपको समझ में नहीं आता। सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण या विलयन का प्रकार अगर हम देखें तो विलयन सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, ऐसे ही डायग्राम आपको बना लेना है। एक हो जाएगा तनु विलयन, एक हो जाएगा तनु विलयन जिसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, डाइल्यूट। दूसरा हो जाता है सांद्र विलयन, गाढ़ा विलयन। सांद्र को आप कंसंट्रेशन बोल रहे थे यहाँ पे, तो वहाँ पे कंसंट्रेटेड बोल देंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक और इसके बाद होता है और उसको हम बोलते हैं संतृप्त या असंतृप्त। पहले बोलो असंतृप्त विलयन। और उसके बाद असंतृप्त विलयन के बाद एक आ जाएगा क्या, थोड़ा और मैं नीचे लूँ, आपके पास जगह होगा, मैं नहीं चाहता कि नीचे ज़्यादा लिखूँ तो आपको समझ में ना आए। अब हो जाएगा संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड संतृप्त विलयन, और एक लास्ट में आ जाएगा अति संतृप्त विलयन। एमपीपीएससी के मेंस में ये लिखने को भी बोल देगा कि लिखकर बताइए ये क्या होता है। 3 नंबर में अति संतृप्त विलयन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, असंतृप्त को बोलते हैं क्या, अनसेचुरेटेड। इसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। अभी समझाऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से समझ में आ जाएगा आपको। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और अति संतृप्त को हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। इंग्लिश में नाम इसका होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सांद्रता के आधार पर विलयन को हम बांटते हैं। तो सांद्रता के आधार पर हमारे विलयन हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के। इनका नाम हमने देख लिया। अब इसके बारे में समझेंगे। कुछ नहीं, ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो आप देखो, पढ़ाई जब करने लगेंगे उसके बाद फिर माइंड सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा। माइंड इस बात पर भी नहीं रहेगा कि क्लास में कोई जाके अभी क्लास ले रहा है, व्हाट्सएप आ गया तो चला गया व्हाट्सएप देखने, वहाँ जवाब दे के फिर इस पे आया। तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देना चाहते हो स्टडी पर तो, लेकिन मेरा क्लास शुरू हो गया है, मैं सिर्फ क्लास पर फोकस किया हूँ। सिर्फ शर्त एक है कि अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप टाइप करके भोंपू को बजा देंगे, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ आप पूछ रहे हैं। ये 5 प्रकार के किताबों में देखेंगे आप सबसे पहले लिखा रहता है, लेकिन हम पूरा 1-2 घंटे का लेक्चर लगभग पढ़ने के बाद और आज 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का लेक्चर के बाद ये बात पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रम से चीज़ें पढ़ रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो। अब बात आता है कि ये तनु विलयन क्या होता है। तो तनु विलयन का मतलब क्या है कि इसकी सांद्रता बहुत कम है। इसमें विलेय पदार्थ जो है मैं लिखवाऊंगा, टेंशन अभी मत लो, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखवाऊंगा।
आपके डायग्राम में जगह होगा तो डायग्राम में लिख लेना, डायग्राम में जगह नहीं होगा तो नीचे फिर ऐसे स्टार बनाना और स्टार बना के एक एक के बारे में लिख लेना, इनमें से नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5, एक के बारे में लिख लेना, 2 के बारे में, 3 के बारे में, हेडिंग ही डाल के लिख लेना। तनु विलयन मतलब क्या है कि विलय की मात्रा बहुत कम है। विलय जो है, विलय की मात्रा, ऐसे शॉर्ट रिवीजन के लिए, विलय की मात्रा बहुत कम है और विलायक बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, ये इतना बड़ा तीर ऊपर कर दिया, और विलय बहुत कम है तो वो तनु है। अब एक बात आपको दिमाग में रखना है कि जो तनु विलयन होते हैं, इन तनु विलयन को लोग बोलते हैं कि लगभग ये आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। आदर्श विलयन की भांति, आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। अभी समझ लो, लिख लेना, आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। मैंने आपको पीछे आदर्श कई बार यूज किया कि आदर्श ठोस, आदर्श द्रव, आदर्श गैस। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम बाकियों के आदर्श के बारे में बात किए तो इसका आदर्श की बात करनी ही थी हमें जानने के लिए अपने। तो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है कौन? तनु विलयन। आपसे अगर पूछना होगा तो ये पूछेगा। अब समस्या ये है कि मन में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाता है कि सर बाकी सारे आदर्श के बारे में तो हम जानते हैं कि क्यों आदर्श बोल रहे थे, तो क्या इसको आदर्श क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें आदर्श जो बोलते हैं उसके लिए एक टेक्निकल शब्द आएगा, बस उस टेक्निकल शब्द को हम समझेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिख लेंगे। और वो क्या है? कोई भी ऐसा विलयन जो क्या करे, सभी सांद्रताओं और सभी ताप पर, सभी सांद्रता, जितनी भी सांद्रता इसकी कम ज़्यादा कर लो, सभी सांद्रता और मैं लिखवाऊंगा अभी, सभी तापों पर, पहले समझ लो, सभी टेम्परेचर और सभी सांद्रता पर क्या करेगा? तो एक भाई साहब हैं जिनका नाम है राउल्ट। उनका नाम क्या है? राउल्ट। और राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे ही इस नियम के बारे में टफ नहीं है, लेकिन इस नियम को जैसे ही बताऊंगा तो एक दो और नई बातें इसमें जुड़ जाएंगी और वो हमारे जीएस के लेवल पे काम नहीं आएंगी। राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। आपको इतना ही बस समझना है कि आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सच कहें तो आदर्श चीज किसी भी चीज में अब तक बन नहीं पाई है, लेकिन इसमें बोलते हैं कि जो तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो आदर्श विलयन की भांति काम करता है। लिखवाऊंगा अभी एक साथ, पहले समझ लो। सांद्र विलयन क्या है? सिंपल सी बात है कि इसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत ठीक ठाक रहेगी। विलय की मात्रा इसमें क्या रहेगी? इसके अपेक्षाकृत क्या रहेगी? रहेगी तो कम ही, लेकिन थोड़ी ठीक रहेगी, इससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और विलायक इसमें इसकी अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा, रहेगा तो ज़्यादा ही लेकिन थोड़ा कम रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सांद्र। गाढ़ा विलयन। अब बात आता है इन दोनों को ही थोड़ा विस्तार देके ये भी चीज़ बनाया गया है, इसको समझो आसानी से। असंतृप्त विलयन क्या है? असंतृप्त मतलब ऐसा है कि ये बोतल में लिया हूँ और इस बोतल में 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया तो घुल गया, फिर 1 चम्मच डाला और घुल गया, और हमको लग रहा है कि यार रुक गया मैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार अभी 1 चम्मच और डालूंगा तो वो भी घुल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अभी ये क्या है? असंतृप्त है, पूरी तरीके से संतृप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें और भी विलय घोली जा सकती है। तो ऐसा विलयन जिसके अंदर अभी ये विलयन है, लेकिन इस विलयन में अभी और विलय घोला जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। दूसरा क्या है? संतृप्त विलयन। अभी मैं आपको कॉमन लाइफ का एग्जांपल दूंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। संतृप्त विलयन, हमने इसमें चीनी इतना डाल दिया या इतना ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज डालते डालते स्थिति ऐसी आ गई है कि अब इसमें अगर ग्लूकोज का 1 चम्मच या जरा सा भी हिस्सा डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, बिना घुले ही रह जाएगा। तो बिना घुले रह जाने से पहले तक जितनी अधिकतम चीज इसमें घोली जा सकती है, इस विलायक में जितनी अधिकतम कोई विलय की मात्रा घोली जा सकती है, अगर वो सारा घोल लिया गया है
तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या हो गया है, संतृप्त हो गया है। शिवा बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा विलेयता किस पदार्थ में होती है। ये आगे हम अभी देखेंगे, पहले थोड़ा सा टॉपिक को समझिए। नमक भी घुलता है, ग्लूकोज भी घुलता है, नमक काफ़ी घुल जाता है, और भी कई चीज़ें हैं। तो इस पर हम लोग फैक्ट के तौर पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट के तौर पर कुछ जितने भी फैक्ट रहेंगे लास्ट में लिखवा दूंगा। अभी पहले कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फैक्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछते रहें आप। चलिए, तो संतृप्त मतलब क्या, जितनी अधिकतम इसमें ग्लूकोज घोला आ सकता था या नमक घोला आ सकता था, कोई भी विलेय घोला आ सकता था, वो पूरा घोल दिया गया है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि संतृप्त विलयन है। अब इसमें इससे ज़्यादा घोला नहीं जा सकता। और अति संतृप्त क्या है, तो अति संतृप्त में क्या करेंगे, संतृप्त विलयन है और इस संतृप्त विलयन को थोड़ा सा गर्म कर दो। इस संतृप्त विलयन को थोड़ा सा गर्म कर दोगे, तो अभी बताया कि गर्म करोगे तो विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं थोड़े और दूर दूर हो जाएंगे, और थोड़े और दूर दूर हो जाएंगे, थोड़ा और जगह बना लेंगे, थोड़ा सा और जगह बना लेंगे, और उस जगह में थोड़ा सा और विलेयक भी, थोड़ा सा और विलेय पदार्थ भी घोला आ सकता है थोड़ा और मात्रा में, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, अति संतृप्त विलयन। ताप बढ़ाकर थोड़ा और विलेय घोल ले रहे हैं अगर संतृप्त में, तो वो क्या है, अति संतृप्त। लेकिन जैसे ही ठंडा करेंगे तो फिर से वो कैसा हो जाएगा, असंतृप्त, या फिर असंतृप्त के अलावा ऊपर उसमें कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। वो हम देखेंगे एग्जाम्पल कॉमन लाइफ में। अब समझो थोड़ी बेसिक थोड़ा इसको व्यवहारिक लाइफ से। मान लीजिए आप कहीं दावत में गए हैं, और दावत में वैसे भी जाते हैं हम स्टूडेंट टाइप के लोग, तो एक सुबह से खाना नहीं खाए रहते हैं, सुबह खाना बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि शाम को खाना है, तो सुबह नहीं खाए रहते हैं, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जाके वहाँ खाएंगे। और वहाँ गए आप, जो चीज़ आपको पसंद है, कुछ सब्जी ऐसी बन गई है, कुछ ऐसा चीज़ हो गया है कि आप केवल 2 रोटी खा के मन ही नहीं कर रहा है, पसंद नहीं आपको वो सब्जी पसंद नहीं है, आप केवल 2 रोटी खाकर या 3 रोटी खाकर बोले कि अब बहुत हो गया, अब नहीं खाऊंगा, जबकि आपके पेट में इतनी क्षमता है कि आप लगभग 15-20 रोटी दबा सकते हैं। और आप यही सोच कर गए थे कि मैं 15-20 रोटी तो दबाऊंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको मज़ा नहीं आया, वहाँ के जो माहौल है उस माहौल में आप केवल 3 रोटी ही दबा रहे हो, तो आप संतृप्त नहीं हुए, आपका पेट भरा नहीं, जितना जगह था उतना भरा नहीं, तो आप असंतृप्त हैं। ठीक है ना, विलयन मत बोलो, बस समझो असंतृप्त हैं। अगला है संतृप्त। आप गए, नॉन वेजिटेरियन है, जैसे हर्षवर्धन है, कहीं गए होंगे तो चिकन बना है और बहुत दमदार बना हुआ है, तो 15 वो दबा गए, 15 उनका कैपेसिटी है, तो 15 पूरा दबा गए। अब जगह ही नहीं है उसमें, पेट में जगह नहीं बच गई है, पूरा दबा लिए हैं जितना दबाना है, तो वो हो गए क्या, संतृप्त। अब पूरा दबा तो लिए हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि आइसक्रीम है, अचानक पता चलता है कि कुछ और ऐसी फेवरेट चीज़ जो अच्छी लगे आपको वो भी उपलब्ध है, और थोड़ी बाद में वो दिखी, पहले दिखी नहीं, तो 15 तो पहले से ले लिए हैं वो। अब क्या करेंगे, मोटिवेशन चाहिए ना उनको, उनके शरीर को, उनके दिमाग को, उनके शरीर को एक अलग से लालच चाहिए। जैसे यहाँ लालच क्या था, टेम्परेचर, ताप, यहाँ लालच था ताप। ताप जैसे ही दिया तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, उसके अणु थोड़े दूर दूर होकर जगह बना लिए, 1 चम्मच और घोल दिए। वही हाल यहाँ होता है कि संपूर्ण रूप से खाने के पश्चात भी मन ललच जाता है किसी चीज़ पर, खाने की चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है, तो किसी चीज़ पर मन ललच जाता है, तो ऑटोमेटिक शरीर क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, खाने पीने को बोलता है, काम कर, पेट में नहीं, मैं तो इसको यकृत में रख लूँगा, लेकिन खा जरूर ले भाई, मना मत करना, ले ही लेना इसको, मैं इसको यकृत में रख लूँगा, किडनी में रख लूँगा, ब्रेन में ला के रख लूँगा। इस तरीके से मोटिवेशन आपका शरीर दे देता है, और इतना देने के बाद जब खाते हैं तो अंततः वो पेट में ही जाता है, ब्रेन में तो जाएगा नहीं, तो उसको हम बोलेंगे अति संतृप्त। अब आपको ध्यान रखना है,
थोड़ा सा असंतृप्त और संतृप्त के बारे में। असंतृप्त कोई विलयन है, इसमें मैंने ग्लूकोज घोल लिया है और इसको ले जाके फ्रीजर में रख दूं तो ठंडा हो जाएगा, तो संभव है कि ये असंतृप्त विलयन क्या हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से कम होता है, फिजिक्स में पढ़े हैं। तो हो सकता है कि ठंडा कर देंगे तो यही असंतृप्त विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। और ये संतृप्त विलयन जब गर्म कर दिए तो क्या हो गया, असंतृप्त हो गया, थोड़ा सा जगह बच गया ना, तभी तो उसमें घोल पाए हैं हम। और जब ताप बढ़ाकर घोले इसीलिए उसको बोल रहे हैं क्या, अति संतृप्त। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इतने देर से इसमें घोल रहा हूं, थोड़ा पी ही लेता हूं मैं। इतने देर से घोल रहा हूं तो आपको ले लिए तो घोल नहीं रहा हूं, नाराज मत होना, पी लिया मैं। लिखो, कॉपी पेन निकाल लो। और अगर डायग्राम, क्योंकि मेरा तो थोड़ा जगह था ना, तो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो मैं बोल रहा हूँ एक एक को। सबसे पहले आप लिखेंगे तनु विलयन। तनु विलयन में लिखो वे विलयन ये बोल रहे हैं सर आप पी के पढ़ा रहे हो। हाँ, पी के पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन ग्लूकोज का पानी पी के पढ़ा रहा हूँ ना। पी के मतलब तो फिर आप गलत निकाल रहे हो। टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। तनु विलयन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि लैपटॉप थोड़ा मेरे आई साइड से नीचे है, कैमरा जो है मेरे आई साइड के एकदम सीध में है, तो कैमरा पर मैं कम देख पाता हूं। आप लोगों के चक्कर में बार बार मुझे नीचे ही देखना पड़ता है कि कहीं आप कुछ बोले तो नहीं, कहीं कुछ लैग तो नहीं हो रहा है, तो बार बार आई साइट नीचे रह जाती है। बट ठीक है, लिखिए तनु विलयन में वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, जो समझाया हूं वही लिखवा रहा हूं। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा, कॉमा लगाइए, विलायक की मात्रा से अत्यधिक कम होती है। विलायक की मात्रा से अत्यधिक कम होती है। किसकी मात्रा, विलय की। विलायक की मात्रा से अत्यधिक कम होती है, कॉमा लगाइए, तनु विलयन कहलाते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं, तनु विलयन कहलाते हैं। जैसे नीचे लिख लो, जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक से बना विलयन। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक से बना विलयन। हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए। जो कभी भी एकदम जरा सा भी साइंस के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। इसके उस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं कि साइंस आपको आता है। उसके जस्ट नीचे अभी इसमें लिखोगे, इसमें थोड़ा अभी नीचे लिखोगे। डायग्राम में अगर नहीं बन पाया होगा, ठीक नहीं बना हो, तो आप नीचे नोट डाल के लिख लेना। लिखो तनु विलयन, तनु विलयन लगभग आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। तनु विलयन लगभग आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं, लगभग आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखो क्यों, क्वेश्चन मार्क। जब एनसीईआरटी चैप्टर में ही क्वेश्चन मार्क लगाई है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्वेश्चन मार्क। चैप्टर का नाम, कल काफी इस पर बात हुई थी, 20 मिनट बात हुई थी इस पर, तो हम भी लगा लेते हैं क्यों। उसके जस्ट नीचे लिखो क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्या लिखे हैं, तनु विलयन लगभग, मैं पहले बोला हूं कि आदर्श चीज कभी हो नहीं पाती है, तो लगभग आदर्श विलयन की भांति कार्य करते हैं। और नीचे लिखो क्यों। तो क्यों जानने के लिए हमको आदर्श विलयन की परिभाषा पता होनी चाहिए, तो बात समझ में आ जाएगा। तो क्यों, क्यों जहां लिखे हो उसके नीचे लिख लो क्यों, लिख लिए तो इससे आंसर मिला कि आदर्श विलयन क्या है, तो उसके नीचे लिखो आदर्श विलयन क्या है, क्वेश्चन मार्क।
तो ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। आदर्श विलयन क्या है? अब मेरा इसमें गुथ जा रहा है, लेकिन आप सही से लिखो। इससे क्या सोचोगे, जब भी पढ़ोगे ना तो दिमाग सोचेगा। आदर्श विलयन की बात व्यवहार करते हैं, क्यों? तो उस क्यों का आंसर कब मिलेगा? जब आदर्श विलयन क्या है पता चल जाएगा। तो लिखो आदर्श विलयन क्या है, क्वेश्चन मार्क, और फिर नीचे लिखो आदर्श विलयन के बारे में। लिखो वे विलयन, इसमें अब नीचे लिखना है, इसके जस्ट नीचे लिख लेना है वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी तापों पर, समझा चुका हूं, लिखवा रहा हूं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं, सांद्रता देख लिए हैं, सभी सांद्रताओं एवं सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम को गोला कर लो, हमारे काम का नहीं है, समझाने को मैं समझा दूं, लेकिन आधे घंटे की क्लास और बढ़ जाएगी और कई उसमें बातें ऐसी आएंगी जिसके बारे में मुझे और फिर नीचे उतरना पड़ेगा। एग्जाम के लिए हमारे काम का है नहीं। इतना जब बड़ी बड़ी चीज़ें रट्टा मार ले रहे हो तो एक चीज़ तो दिमाग में अभी क्वेश्चन मार्क बना के रख लो, कभी मौका मिला तो समझा दूंगा। लिख लो जो सभी सांद्रताओं एवं सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तनु विलयन के लिए इतना ही जानना है। आगे आ जाओ सांद्र विलयन। अगला डायग्राम में जगह हो तो डायग्राम में, अदरवाइज अलग से हेडिंग डालिए सांद्र विलयन नीचे। अब रिवीजन कैसे करना है? रोज रोज पूरा डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, केवल देखना है तनु विलयन, मेमोराइज कर लेना है आंख बंद करके कि हाँ मुझे याद है। कोई बात लगती है कि नहीं आता है तो उसको कॉपी में जाके देख लेना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक बॉल टू बॉल कमेंट्री कर लो, एक एक लाइन पढ़ लो। रिवीजन का मतलब होता है कि सोचा कि क्या हमें नहीं आ रहा है और उसको पढ़ लेना। चलो आगे लिखो सांद्र विलयन में लिखिए फटाफट। सांद्र विलयन में लिखिए वे विलयन जो समझाया यहां पे हूं सिर्फ वही लिखना है। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत शब्द होता है रिलेटिव, मतलब इसके अपेक्षाकृत। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। एकदम जो यहां समझाया हूं बात वही लिखवा रहा हूं, सब में वही लिखवाऊंगा। नीचे एग्जाम्पल लिख लो। 1 लीटर जल में, जिससे कि पीछे वाले इसका अपेक्षाकृत समझ में आपको आए, 1 लीटर जल में 5 चम्मच नमक से बना विलयन। पीछे 1 चम्मच था, 5 चम्मच अपेक्षाकृत ज्यादा हो गया। 1 लीटर जल में 5 चम्मच नमक से बना विलयन। बस सांद्र विलयन में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना। आगे आ जाओ असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इंग्लिश नाम भी लिख लेना। असंतृप्त विलयन, लिखने वाला काम थोड़ा तेज, समझने वाला धीरे होना चाहिए, जो बार बार मैं क्लास में बोलता हूं। लिखिए वे विलयन, अब यही बताया ना कि और मात्रा इसमें घोली जा सकती है। 3 ही रोटी खाए हैं, 15 रोटी की जगह है, अभी 12 रोटी और जाएगी इसमें, इसलिए असंतृप्त है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम तृप्त हो गए हैं, इच्छाओं से आगे निकल गए हैं, इच्छाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं, इतिहास वगैरह दर्शन पढ़ते हो जब, तो वैसे ही शब्द इधर लिया गया है। लिखो वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। कोष्टक में यह भी लिख लेना निश्चित ताप पर। वैसे तो ऐसे ही घोली जा रही है तो ताप की क्या जरूरत है, बट फिर भी ताप में आपको समझा दिया हूं कि ताप का भी फैक्टर रहेगा। वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और यहां एक लाइन आप लिख लो क्या, कि तनु एवं सांद्र विलयन असंतृप्त ही होते हैं।
अभी हमने देखा कि ये पूरा संतृप्त तो नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, तो नीचे लिख लो तनु एवं सांद्र विलयन इस श्रेणी में आते हैं। तनु एवं सांद्र विलयन इस श्रेणी में आते हैं या इसी प्रकार के विलयन हैं जो आपको अच्छा लगे। असंतृप्त हो गया, एग्जाम्पल जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। आगे लिखो संतृप्त विलयन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त में लिखिए वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ताप कम ज़्यादा करेंगे पहले समझा दिया इसलिए, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, कॉमा लगाएंगे, असंतृप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एक पिक्चर आप लोग देखे होंगे, कोहराम करके एक पिक्चर आई थी, अमिताभ बच्चन उसमें चाय पीते हैं खड़ी चम्मच वाला। चाय में इतना शक्कर डालते हैं कि चम्मच ऐसे रखते हैं उसमें तो चम्मच खड़ा हो जाता है, खड़ी चम्मच। तो कुल मिला के जितना मैक्सिमम घोल सकते हैं उसमें हम, उससे ज़्यादा एकदम नहीं घोल सकते, उससे ज़्यादा करेंगे तो घुलेगा नहीं, ऐसे ऊपर ही रह जाएगा। तो उसके पहले तक के हिस्से को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। लास्ट लिखिए अति संतृप्त विलयन। लास्ट लिखिए सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिखिए। इसमें वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। वो 2-4 रसगुल्ले भी अंदर जो डाल लिए थे, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। और फिर बोलते हैं कि पेट फूल गया है, दर्द होने लगा है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। अधिक होता है, अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा करने हेतु फुल स्टॉप ला के लिखेंगे, ऐसा करने हेतु, ऐसा करने हेतु संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ाना पड़ता है। ऐसा करने हेतु संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ाना पड़ता है। अपनी भाषा में आप लिख सकते हो डायरेक्ट ही कि संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ाकर यदि उसमें और विलेय पदार्थ को घोला जा सके तो इस प्रकार बनने वाले विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। हिंदी पर कमांड है, समझ गए हो तो कैसे भी लिख सकते हो। तो नीचे लिख लेना कि ऐसा करने हेतु संतृप्त विलयन को के ताप को बढ़ाना पड़ता है। अति संतृप्त विलयन हो गया। उसके जस्ट नीचे नोट डाल के 2 बात लिख लो प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम, किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, एक नोट डाल के लिख लीजिए। नोट में नंबर फर्स्ट पे लिखिए, नोट में नंबर फर्स्ट पे लिखिए ताप घटाने से, ताप घटाने से लिखना है आपको, ताप घटाने से असंतृप्त विलयन संतृप्त बन सकता है। ताप घटाने से असंतृप्त विलयन, जगह क्या हो जाएगा, पास पास, ये अणु, पीछे का लेक्चर देख लेना, ठंडा करेंगे अणु पास पास आ जाएंगे, बीच का जगह कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जितनी चीज घोले हैं उतनी ही केवल घोल पाएंगे वो। ताप घटाने पर असंतृप्त विलयन संतृप्त बन सकता है, जबकि ताप बढ़ाने पर
अभी यही बात तो किए हैं इसके लिए। जबकि ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन बन सकता है। ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन बन सकता है। तो इस तरीके से हमने विलयन का सांद्रता के आधार पर बात कर लिया है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस चीज़ का, विलेयता का। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग लिख लिए होंगे। लिख लिए हो तो भोपू बजाओ भैया जो जिंदा है अभी क्लास में। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे विलेयता का। डेली लाइफ में उसकी भी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं करेंगे। उससे कम करेंगे तो एग्ज़ाम में सरप्राइज मिलता रहेगा। क्लास केवल प्री की नहीं है, क्लास केवल मेंस की नहीं है, केवल किसी एक विशेष एग्ज़ाम की नहीं है, सभी सामान्य अध्ययन के एग्जामों के लिए है। जितने भी सामान्य अध्ययन के एग्जाम हैं सब में काम आएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम विलेयता। अभी कुछ देर पहले पूछे थे शिवा की सर सबसे अधिक विलेय कौन विलेय होता है जो घुलता है। तो भैया वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, मैं पहले ही बोला। तो मैं इसको आपको नोट के तौर पर आगे दूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझो। विदाउट कंसेप्ट फैक्ट याद नहीं होगा। चीज़ें लूसेंट में भी हैं, आपको दिखाया था पहले किसी एक लेक्चर में। तो सबसे पहले हम याद कर लें विलेयता। विलेयता जिसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, विलेयता, सोल्यूबिलिटी। सीधी सी बात है कि कोई चीज़ किसी विलायक में जाके कितना घुल जाती है उसी को हम बोलेंगे विलेयता। नमक डालो फास्टली घुल जाएगा। अभी इसमें कंकड़ पत्थर डाल लो नहीं घुलेगा। तो विलेयता मतलब घुलने की शक्ति की बात चल रही है। तो विलेयता में तुम लोग परिभाषा लिख ही लो, मैं बोर्ड पे लिखूं उससे बेहतर लिखो। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, विलेयता में लिखना है आपको, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा। इसका डेली लाइफ में काफ़ी यूज है इसलिए इसको समझा रहा हूँ। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है। विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो परिभाषा आपको एग्जाम में यही लिखना है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। सिंपल सारे शब्द आपको पता है, निश्चित ताप आइडिया है, विलायक पता है, और यहाँ बात हो रही है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, लिखना मैं भूल गया हूँ, वह अधिकतम मात्रा। और मतलब जाहिर सी बात है कि ये बात किसकी हो रही है, विलेय की हो रही है, क्योंकि विलायक तो ऑलरेडी यहाँ पे बात हो गई है ना। तो ये विलेय की मात्रा है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वो विलेय है जो निश्चित ताप पर, मैं बोला हूँ पूरा, लिखते समय कहीं इधर उधर होगा, निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब ध्यान रखना है आपको कि विलेयता निर्भर किस पर करती है। तो विलेयता निर्भर किस पर करेगी, हम लोग जीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो जनरल लिख लेते हैं कि विलेयता निर्भर किस पर करेगी। एक बात तो आपके दिमाग में है कि ताप पर निर्भर करेगी ही,
लेकिन दूसरी चीज विलेय और विलायक के प्रकृति पर, सबसे पहले किस पर निर्भर करेगी? विलेय व विलायक के प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर विलेयता निर्भर करेगी। पानी में नमक घोलो तो पानी विलायक है, नमक विलेय है। इनकी प्रकृति ऐसी है कि दोनों घुल जाते हैं आपस में, दोनों में मित्रता हो जाती है। लेकिन अगर मिट्टी को पानी में घोलो तो पूरा पानी ही गंदा हो जाता है, सही से घुलती नहीं है। रेत को घोलो, कल बताया था आयोडीन को पानी में घोलेंगे तो घुलेगा ही नहीं, इसलिए उसको एल्कोहल में, दारू में घोलते हैं। टिंचर कल बताया था, आयोडीन टिंचर, जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी लिखा है। बस उस चीज को मैं पीएससी के लेवल तक लेके आ जा रहा हूं, बाकी सारी बातें वहां लिखी हैं। तो विलेय और विलायक के प्रकृति पर विलेयता निर्भर करती है, आप समझ गए हैं। विलेय और विलायक किस प्रकार के हैं। दूसरा ताप पर, यह आपको पता ही है कि ताप बढ़ाएंगे तो घुल जाएगा, तो ताप पर निर्भर करती है। और यहीं पर हम थोड़ा सा लिख भी लेंगे, ताप पर मतलब क्या। तो ताप बढ़ाने पर, ताप, अब यहां थोड़ा आपको समझना है, यहां थोड़ा सा उल्टा आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? देखो, ताप बढ़ाने पर कोई पदार्थ, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है? घटता है। खासकर गैसों की, गैसों की विलेयता क्या होती है? घटती है। कैसे समझा रहा हूं अभी मैं। गैसों की विलेयता घटती है। विलेयता मतलब क्या? वो गैस घुलेगी क्या उसमें? ये तुम लोग सांद्रता को दिमाग में मत लेना। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है? घटती है। और अगला क्या है? दाब। तीसरी चीज है दाब पर निर्भर करता है, प्रेशर पर। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है? गैसों की विलेयता, घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर, बढ़ाने वाला बता दे रहा हूं तो घटाने वाला अपने आप ही समझ जाओगे। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। अब ये थोड़ी बात आपको समझ लेनी है। तुम लोग ये सुनते हो ना कि पानी को जब हम गर्म कर देते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जो रहता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाता है? कम हो जाता है इसमें, इस पानी में। इसलिए आप लोग भूगोल वगैरह पढ़ते समय देखेंगे कि जहां बहुत ज़्यादा गर्म पानी रहेगा, हल्का फुल्का गर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो, लेकिन अगर ज़्यादा गर्म हो गया है तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं घुल पाता है। जो मछलियां होती हैं, जीव जंतु होते हैं, ऑक्सीजन के साथ श्वसन करते हैं, वो मर जाते हैं गर्म पानी में। कुछ जीव ऐसे हैं जो थोड़े गर्म पानी में अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम गर्म पानी में, गर्म पानी जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ताप बढ़ा दिया, ऑक्सीजन या जो गैस है वो क्या हो गया? कम घुलने लगा। और दाब बढ़ाने पर क्या होगा? तो देखो ये द्रव है इतना भरा हुआ, इसमें गैस ऐसे हैं, गैस कम घुल रही हैं, इस पे दाब बढ़ा दो, दाब बढ़ा दोगे अगर तो यही इसमें क्या हो जाएगा? गैस ज़्यादा घुलने लगेंगी। कोल्ड ड्रिंक में ऐसा ही होता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने के लिए ज़्यादा मात्रा में प्रेशराइज करके उसमें भर के और ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में घुल गया है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं, दाब कम हुआ तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? ऊपर भागने लगती है। वाष्प दाब पीछे पढ़ाया हूँ, वो भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ ये बात जो बताया हूँ ये दिमाग में रखना है। तो विलेयता मतलब ये है कितना घुल रहा है, घुलने की शक्ति उसकी कैसी है। इस पर कई एग्जाम में कई बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे, बट इतना पहले लिखो। निर्भरता, विलेयता लिख लिए तो विलेयता निर्भर किस पर करता है, बल्कि ऐसे कर लेना, निर्भर किस पर करता है, क्वेश्चन मार्क। तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर। विलेय और विलायक कैसे हैं अभी समझाया, ताप पर और दाब पर। अब अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना है तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन इसमें लिख लो, और नहीं लिखो तब भी चलेगा, कोई समस्या है नहीं। तो मेरे हिसाब से काम करो, इतना ही इसमें दिमाग में बस रखो, क्योंकि
डिटेलिंग करके कोई मतलब नहीं है। विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ताप पर बता दिया कि ताप बढ़ाने पर। अच्छा ध्यान रखो कि विलेयता जो होती है ना, विलेयता पढ़ते समय द्रव की विलेयता अलग से पढ़ते हैं। द्रव की विलेयता अगर आप 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, न मत पढ़े। द्रव की विलेयता, गैस की विलेयता, ठोस की विलेयता, इस तरीके से सबके विलेयता के अलग अलग नियम दिए गए हैं। कोई हेनरी ने नियम दिया है तो कहीं राउल्ट ने नियम दिया है तो कहीं और, इस तरीके से कई लोगों ने नियम दिया है। हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ जो डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है उसको हमने देख लिया। द्रव में देख लिया कि द्रव में ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है। अच्छा ये बताओ, मछलियां तो ऑक्सीजन लेती हैं गलफड़े के माध्यम से, तो मछलियों को ठंडी के दिन में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता होगा पानी में, जमे नहीं, बर्फ़ जमना नहीं चाहिए, नॉर्मल। ठंडी के दिन में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता होगा या फिर गर्मी के दिन में? सोचो। अब ये तो एकदम बेसिक बात हो गई है ना। गर्मी के दिन में ताप बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम घुलेगा, तो उनको ज़्यादा पानी भर भर के जल्दी जल्दी फेंकना पड़ता है कि ऑक्सीजन आ जाए जल्दी। और सर्दी के दिनों में क्या हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन घुलेगा, ताप कम है ना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब वायु ज़्यादा घुलेगी उसमें, तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। एक और डेली लाइफ की बात अभी सुन लो, फिर लिखवा रहा हूँ। हम लोग सर्दी के दिनों में रूम हीटर लेकर आते हैं और रूम हीटर को चालू कर देते हैं रूम में, तो गर्म करता है, जो भी हवा है उसको गर्म करता है। और जब वो गर्म करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब वायु में ऑक्सीजन की घुलनशीलता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 2-4 घंटे बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई लोग लाके रात भर चालू करके सो गए हैं तो सुबह उठते ही नहीं हैं। रूम हीटर लेकर आए, रात भर चालू करके छोटे से रूम में सो गए, पता चला ऑक्सीजन की कमी हो गई, सुबह उठे ही नहीं। आके लोग पोस्टमार्टम करेंगे, बताएंगे कि नई उम्र में मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? तो ये एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। वो एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, पूरे ऑक्सीजन को ही रूम के खा गए। इसलिए आप रूम हीटर कभी भी चलाओ तो रूम हीटर को कुछ देर तक चलाना चाहिए। रूम हीटर को पूरे रात और दिन नहीं चलाना चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब इसको थोड़ा सा लिखो, हेडिंग डालो, इसके आगे हेडिंग डालो, विलेयता से संबंधित, यहां नीचे लिख लेना ऐसे ही। मैं ऐसा बोल दूं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है, किसमें? द्रव में। और दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता द्रव में क्या होती है, बढ़ती है। और उल्टा इसका खुद ही कर लोगे तुम लोग, जीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चे तो हो नहीं, इतने बार बोल दिया मैं। अब उसके जस्ट नीचे लिखो, गैसों की द्रवों में विलेयता से संबंधित कुछ व्यवहारिक उदाहरण। गैसों, हेडिंग डालना है आपको, गैसों की द्रवों में विलेयता से संबंधित कुछ व्यवहारिक उदाहरण, कुछ दैनिक जीवन के व्यवहारिक उदाहरण या कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। दैनिक जीवन के उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण लिखो, कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में। पहला लिखो, कार्बोनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालते हैं ना, कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में। कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में। और इसमें थोड़ा लिख लो, लिखो, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में
शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में, भाई ठंडा करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो कहीं जाते हो हॉस्पिटल वगैरह में, चाहे कोचिंग वगैरह में ही देखो लगा रहता है लाल कलर का, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है ठंडापन के लिए, मतलब वो आग माग लगा तो उसको बुझाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी होती है, ठंडापन लेकर आती है वो। तो लिखो शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। बोतल को अधिक दाब पर, उसके अंदर भरा गया दाब पर बंद किया जाता है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। और जैसे ही दाब हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो वो जबरदस्ती उसको उसमें घोले हैं तो बाहर फेंकने लगता है, बंद किया जाता है। अगला लिखो, अगला हेडिंग लिखो, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, एक तो पीछे के लेक्चर में देख सकते हो कि जब वायुमंडलीय दाब पढ़ाया था कि वायुमंडलीय दाब सतह पर ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे परतें कम होने लगेंगी तो दाब कम होने लगेगा। एक तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम है, तो कम दाब में ऑक्सीजन नाक में खींचना मुश्किल होता है हमारे लिए, शरीर में घुल नहीं पाती है। और दूसरा ये भी है, यही दाब वाली बात फिर वहाँ पे आ रही है। तो लिखो थोड़ा इसके बारे में लिखो, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई। लिखो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, कभी मेंस वगैरह में पूछता है तो आप वहाँ लिख पाओ इसलिए बोल दे रहा हूँ। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब नीचे से तो कम ही होगा ना, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम होगा। ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतह की अपेक्षा कम होता है, सतह की अपेक्षा कम होता है। अतः वायु में इसकी घुलनशीलता कम हो जाती है, अतः वायु में इसकी घुलनशीलता कम हो जाती है। यही विलेयता, घुलनशीलता कम हो जाती है और वहां उपस्थित लोग पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं ऊंचाई पर, और वहां उपस्थित लोग पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको कमजोरी महसूस होती है। एक चीज सुनो, ऑक्सीजन ही तो ऊर्जा दे रहा है ना। खाना पीना खाने से क्या मतलब कि ऑक्सीजन जाके, आपको पता है हमारे शरीर में कोशिकाओं में शोषण होता है, ऑक्सीजन के कारण हमारे कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज़ें हैं टूटता है तो ऊर्जा बनती है, पढ़ा चुका हूँ बायो में। अब खाना खा लिए हैं, ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है तो ऊर्जा नहीं बनेगी। और सोचने के लिए ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, बात करने के लिए ऊर्जा चाहिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए ऊर्जा चाहिए, लिखने के लिए ऊर्जा चाहिए, हर चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए। तो अगर ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कमजोरी महसूस करेगा, चक्कर आएगा। और क्या हो सकता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, कम सोच समझ पाएंगे जब तक ऑक्सीजन उनको सही नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार की जो बीमारी होती है, अभी कोरोना में ऐसा हो रहा था ना कि कोरोना में ऑक्सीजन हम नहीं ले पा रहे थे, तो इस प्रकार की बीमारी को एनेक्सिया बोलते हैं। कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, एनॉक्सिया इसको, इस बीमारी को बोलते हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अभी कोरोना जब हो रहा था तो हाथ में ऐसे एक पहना के देख रहे थे ना, ऑक्सीजन का लेवल 99 है, 93 है, 94 है, इस तरीके से देख रहे थे। 93 से कम हो रहा था तो बोल रहे थे यार कोरोना के जांच कराओ नहीं तो दिक्कत होगी, और 93 से ऊपर था तो ठीक था। तो वही है,
अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमको नहीं मिल रही है तो एनोक्सिया नामक रोग हो जाता है और खतरनाक रोग है। थोड़ा बहुत जो दमे के मरीज होते हैं, जिनको सांस वगैरह की समस्या होती है, उनमें यह गुण ऑटोमेटिक एनेक्सिया का पाया जाता है। लिखो, जिससे व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है। अब सामने आप नहीं है तो यही शायद बोला था मैं, कमजोरी महसूस करता है, उसके सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, उसके सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, और ऐसी ही दशा में लंबे समय तक रहने पर एनेक्सिया नामक रोग हो जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम लिख लेना। और ऐसी ही दशा में लंबे समय तक रहने पर एनेक्सिया नामक रोग हो जाता है। प्रीलिम्स में पूछ लेगा एनेक्सिया रोग होता है क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट रोग के बारे में 3 जगह बोला है। पेपर 2 में बोला है, पेपर 3 में 2 जगह बोला है, मेंस के पेपर 3 में 2 जगह, और प्रीलिम्स में भी स्वास्थ्य बोला हुआ है यूनिट 7 के लास्ट वाले पॉइंट में। और रोग सारे प्रकार के हो जाएंगे, सारे प्रकार के हमने पढ़ लिया है वो तो पहले ही, बट ये नया आपको मिल गया एनोक्सिया। चलो आगे अगली हेडिंग डालो, गहरे समुद्र में सांस लेने में। अगली हेडिंग डालो, गहरे समुद्र में श्वास लेने में या सांस लेने में। मुझे लग रहा है कि इसका एक मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, फ्लो चार्ट ही बना लो, बड़ा सा लिख के कोई मतलब है नहीं। इसको मिटा रहा हूँ और एक फ्लो चार्ट इस पर मैं बना रहा हूँ, तुम लोग भी ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लो, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बना देना। बोल के लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। देखो क्या करेंगे, गहरा समुद्र है, गहरे समुद्र में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा तो नीचे घुल नहीं पाती है, तो ये सब ओशनोलॉजी जब पढ़ते हो आप, समुद्र विज्ञान पढ़ते हो भूगोल में, तो वहाँ आप पढ़ोगे कि लवणता कैसे बढ़ती है, गैसों की सांद्रता कैसे बढ़ती है, सारा चीज़ में मिलता है। तो गहरे समुद्र में हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड संपीड़ित एक सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर सांस लेने के लिए हम क्या करते हैं, सांस लेने के लिए बना लो, अगर लगेगा तो लिखवा दूंगा। संपीड़ित, हिंदी गलत हो गया है, आप सही कर लीजिएगा। संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं, और ये भी डायरेक्ट जल से नहीं ले पाएंगे, गलफड़ा नहीं है हमारे पास, तो सिलेंडर में ले जाते हैं। सारी बात फ्लो चार्ट में नहीं लिखते हैं, सिलेंडर में भर के ले जाते हैं संपीड़ित वायु। अब वहाँ जब हम जाते हैं तो नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, इसलिए पहले पढ़ाया था कि शब्द आपको नया ना लगे, पीछे जाके देख लेना, लेक्चर नंबर 8 या 7 में वायुमंडलीय दाब बताया हूँ। वायुमंडलीय दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा अंदर गहरे समुद्र में। क्यों? क्योंकि सतह से भी नीचे जा रहे हैं ना, तो ऊपर पानी का दाब और लगेगा, ऊपर वायुमंडल का दाब तो लग ही रहा है, तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वायुमंडलीय दाब जब बढ़ जाएगा, अतः अभी हमने देखा कि दाब जब बढ़ जाएगा तो गैसों का घुलनशीलता बढ़ जाता है, इसलिए पढ़ाया कि दाब बढ़ेगा गैस ज़्यादा घुलेंगी। तो अतः नाइट्रोजन, अच्छा वायु में विलायक कौन है, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है तो विलायक है, और कम मात्रा में ऑक्सीजन तो विलेय है, और भी गैसेस हैं लेकिन मैं 2 की बात कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गैस में ही गैस की विलेयता यहाँ बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या होगा, रक्त में भी विलेयता फिर बढ़ जाएगी इसकी, रक्त द्रव है ना, द्रव में इनकी विलेयता बढ़ जाएगी, तो हमारे रक्त में भी क्या हो जाएगा, रक्त में विलेयता इनका बढ़ जाएगा। ऊपर ऐसे तीर दिखा रहा हूं, रक्त में विलेयता इनकी बढ़ जाएगी। अब जब रक्त में विलेयता बढ़ जाएगी तो होगा क्या, होगा ये कि ऑक्सीजन ज़्यादा भी अगर विलेय हो गया, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा विलेय हो गया
तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन, एक मिनट कोई कॉल आ रहा है, थोड़ा मैं कट कर लूं इसको। तो रक्त में ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा भी विलय हो गया तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये तो ऊर्जा बनाने में ख़त्म हो जाएगा। ऊर्जा नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो शरीर के उपापचयी क्रिया में, मेटाबॉलिज्म में, उपापचयी क्रिया में ख़त्म हो जाएगा, उपापचयी क्रिया में समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच जो नाइट्रोजन है ये तंग करेगा ना। नाइट्रोजन तो हमारे शरीर में घुलता है नहीं, निकलता है फिर से, और नाइट्रोजन ज़्यादा घुल गया है, तो नाइट्रोजन हमारे रक्त में ज़्यादा घुल गया। नाइट्रोजन क्या हो गया है, ज़्यादा घुल गया है, और इसका यूज भी नहीं हो रहा है शरीर में। मैंने आपको आहार, पोषण और पोषक तत्व पढ़ाया है, उसमें बताया था कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन नाइट्रोजनी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये वायु वाला जो हम लेते हैं ये नाइट्रोजन थोड़ी नहीं यूज करता है, वो तो प्रोटीन तो हम खाने से जो लेते हैं उससे मिलता है ना, तो इसका यूज हो नहीं पाता है। अब जब तक अंदर है तब तक तो ये सही से घुला हुआ है रक्त में, लेकिन सतह से जैसे ही बाहर आते हैं, बना लो, लिखवा दूंगा, समझ में पहले पूरी कहानी आ जाए। सतह से जैसे ही बाहर आते हैं, सतह से बाहर आएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, मतलब सतह से बाहर मतलब क्या, पानी में धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर दिए, पानी के नीचे से ऊपर आना शुरू कर दिए, तो नाइट्रोजन तो रक्त में है ही, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे तीर दिखाया, दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, हमें टेंशन नाइट्रोजन से है, ऑक्सीजन से नहीं है। नाइट्रोजन की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब नहीं घुलेगा तो ये क्या होगा, बुलबुले के रूप में पूरे शरीर में घूमने लगेगा। बुलबुले के रूप में कुछ तो निकलेगा भी, और बुलबुले के रूप में बन जाएगा, पहले बुलबुले के रूप में नहीं था। ठीक कोल्ड ड्रिंक जैसा, कोल्ड ड्रिंक जब अंदर है तो देखोगे बुलबुला उतना नहीं दिखाई देंगे, खोल दोगे तो बुलबुला बहुत दिखाई देंगे। तो बुलबुले के रूप में क्या होने लगता है, ये बुलबुले के रूप में दिखाई देने लगेगा, पूरे शरीर में घूमने लगेगा। और यही तंत्रिका का स्पंदन जो होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं, तंत्रिका स्पंदनों को प्रभावित करता है। तंत्रिका स्पंदन जो हमारे शरीर में हो रहा है, तंत्रिका स्पंदनों को प्रभावित करेगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तंत्रिका स्पंदनों को, और जिससे एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम बोलते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। बीमारी का नाम है बेंड्स, BENDS। बहुत ही दर्द होता है, इसमें बहुत ही दर्द होता है, गोताखोरों के साथ अक्सर ऐसा होता है, बेंड्स नाम की बीमारी होती है। अब बात आता है कि क्या इससे हम बच सकते हैं, तो बच सकते हैं भाई। कैसे बचेंगे, तो हमने इतना पढ़ लिया है। सिलेंडर में क्या कर देंगे, जो सिलेंडर ले जाएंगे ना, उस सिलेंडर में थोड़ा तर्क लगा देंगे। क्या कर देंगे, हीलियम का मिश्रण लगा देंगे। हीलियम हल्की गैस है ना, तो हीलियम का मिश्रण कर देंगे थोड़ा ज़्यादा। हीलियम का मिश्रण कैसे करेंगे, तो ये आप लिख लेना थोड़ा सा अपने जानने के लिए। कभी गोताखोरी करने चले जाओ, क्या भरोसा, SDM और DSP बन जाओगे, पैसा खूब आएगा। तो गोवा चले जाओगे और बोलो कि अब तो गोताखोरी करेंगे, तो वहाँ सिलेंडर पहले चेक कर लेना कि सिलेंडर ऐसा है कि नहीं है। तो उस सिलेंडर में हम क्या कर लेते हैं, उस सिलेंडर में हीलियम को लगभग 11.7% मिला देते हैं 100 में से। नाइट्रोजन को 78 नहीं बल्कि 56.2% के आसपास मिला देते हैं। और ऑक्सीजन 21 नहीं बल्कि थोड़ा बढ़ा के ऑक्सीजन ले जाते हैं, और वो ऑक्सीजन बच गया 32.1% के आसपास ऑक्सीजन मिला देते हैं। ऐसा अगर बना के ले जाएंगे तो ये वाली समस्या नहीं होगी, बेंड्स नामक बीमारी आपको नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आप ये बात अपने मन से भी लिख सकते हैं, बोल के लिखवाना नहीं पड़ेगा। फिर से सुन लो, गहरे समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं तो सिलेंडर में भरे संपीड़ित वायु पर सांस लेने के लिए निर्भर होते हैं, वहाँ एटमॉस्फेरिक दाब ज़्यादा होगा, अतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खूब ज़्यादा घुलेंगे। हमारे रक्त में भी, रक्त में ज़्यादा ऑक्सीजन घुला कोई दिक्कत नहीं, उपापचयी क्रिया में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन वैसे ही घुला हुआ है, दाब ज़्यादा है तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक से घुल गया है। ऊपर जैसे जैसे आना शुरू करेंगे दाब कम होने लगेगा, और दाब कम होगा तो वो
घुलनशीलता उसकी कम हो जाएगी नाइट्रोजन की, और वो बुलबुले के रूप में पूरे शरीर में घूमेगा। और शरीर में जब बुलबुले के रूप में घूमेगा तो हमारी तंत्रिका स्पंदनों को प्रभावित करेगा, जिससे एक रोग हो जाता है बेंड्स। इस रोग में काफ़ी दर्द होता है, मस्तिष्क में और भी जगहों पे काफ़ी जगह दर्द होता है शरीर में। इससे बचने के लिए हम सिलेंडर में भरे गैसों की मात्रा को इस तरीके से अगर कर देते हैं तो बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिखवाना है तो भोपू बजाओ जो क्लास में जिंदा है, नहीं लिखवाना है तो नहीं बजाओगे तो लिखवाऊंगा फिर जल्दी। लिखवाएं या नहीं लिखवाएं, इतना विचार क्यों कर रहे हो? अगर बोल के लिखवाना है तो बोलो लिखवाऊं। चलो लिखवाना नहीं लिखवाना है, ठीक है। अनुराधा बोल दी हैं कि नहीं लिखवाना है, मतलब मैं ये हैंड रेज नहीं लिखवाने के लिए बोला था, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक बात समझा दिया हूँ, उसको अपने शब्दों में लिख लोगे एग्जाम में कभी पूछता है तो। बेंड्स नामक रोग भी आपके दिमाग में आ गया। अब अगला एक और एग्जाम्पल व्यवहारिक लाइफ में लिखो सर्दियों में तालाब में मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। सर्दियों में तालाब में मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। क्यों? आंसर लिख लो। तो अभी आपको पहले ही समझा दिया हूँ, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में गैस की घुलनशीलता विलयशीलता कम हो जाती है। ताप बढ़ेगा तो, और ताप घटेगा तो ज़्यादा घुलेंगी गैसें उसमें, और इसलिए सर्दियों में अपेक्षाकृत मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो लिख लो, इस बात को भी लिखो। चूंकि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलयशीलता कम हो जाती है। चूंकि ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलयशीलता कम हो जाती है, अतः गर्मियों में कम वायु जल में घुल पाती है। अतः गर्मियों में कम वायु तालाब के जल में घुल पाती है। जबकि इसके विपरीत अब ये नहीं लिखवा रहा हूं कि ताप घटाने पर विलयशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि ये बात तो आप अपने आप ही लिख जाओगे। जबकि इसके विपरीत सर्दियों में तालाब के जल में वायु अधिक घुलता है, जिससे मछलियों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो पाता है। जिससे मछलियों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो पाता है। तो इस तरीके से हमने विलयन को पढ़ लिया है। विलयन नाम का जो टॉपिक इसमें था, वो विलयन संपूर्णता में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया है। कुछ और छोटे मोटे फैक्ट्स बचे होंगे तो उनको अभी ये आगे क्लास बनेगी उसमें देखेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, समांगी मिश्रण हमने पढ़ लिया। समांगी मिश्रण हमने पढ़ लिया है। जिस समांगी मिश्रण को ही हम विलयन भी बोल रहे थे। विलयन के प्रकार, विलयन क्या है, पढ़ लिए। अब हमारा लेक्चर चलेगा किस पर, विसमांगी मिश्रण। अब हमारा लेक्चर बनेगा विसमांगी मिश्रण पर। और विसमांगी मिश्रण में दो बातें हमको पढ़नी हैं, जो पहले बता चुका हूँ। एक बात क्या है, तो एक बात है निलंबन। ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, निलंबन खैर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत है इसकी। सस्पेंशन जाके देखना, मेडिकल में जब भी आप कोई सिरप खरीदते हो तो अधिकतम सिरप निलंबन होते हैं।
कैप्सूल भी निलंबन होते हैं। निलंबन और दूसरा है कोलाइड, कोलाइड सॉल्यूशन या कोलाइड मिश्रण, कोलाइड मिश्रण। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। पूरा प्रयास करेंगे कि जो अगला लेक्चर बनाएंगे उसमें इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। और ये लेक्चर जो 1/3 हो रहा था कि 3 लेक्चर में ख़त्म होगा, अब संभवतः ये क्लास संभवतः ऐसा संभव है कि हो सकता है कि ये अब से 2 लेक्चर और लगे इस पर, अब से 2 लेक्चर लगे, मतलब 4 लेक्चर हो सकते हैं इस पर। हो सकता है कि कोई एक लेक्चर 2 घंटे के ऊपर ले जाएंगे तो और जल्दी भी हो जाएगा। बट आज रंग पंचमी है और लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे। किसी को कोई समस्या है तो पूछो, अदरवाइज फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कल देखेंगे, कल की क्लास में आगे इसके देखेंगे। इतना रिवाइज करो। कोई समस्या जाती है रिकॉर्डेड क्लास में भी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, और बाकी ऑफलाइन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सबको जप नाम, और एक बार फिर से हैप्पी रंग पंचमी।